जरा सोचिए, दुनिया भर के लाखों फोन सब मिलकर कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपना प्राइवेट डेटा एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहा है। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना। खैर, यही वो पहेली है जिसे फेडरेटेड लर्निंग एल्गोरिदम सुलझाते हैं। आज हम यही जानेंगे कि ये एल्गोरिदम एक सिंपल से आइडिया से कैसे विकसित हुए और कैसे ये हमारे प्राइवेट एआई के भविष्य को एक नया आकार दे रहे हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी। डिवाइस अपना निजी डेटा शेयर किए बिना एक साथ सीखते कैसे हैं? सोचिए, कैसे कीबोर्ड बेहतर शब्द सुझाना सीख लेता है, लेकिन हमारी टाइपिंग की आदतें फोन से कभी बाहर नहीं जाती। इसी जादू को मुमकिन बनाने के लिए फेडरेटेड लर्निंग को डिजाइन किया गया है, और आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे फेडरेटेड लर्निंग की उस बेसिक पहेली से। फिर हम देखेंगे कि शुरुआती कोशिशें कैसे एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज दुनिया को मानकर की गई थीं। इसके बाद हम फेडाफ की ज़बरदस्त कामयाबी के बारे में जानेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि कैसे इन एल्गोरिदम को असल दुनिया की मुश्किलों के लिए ढाला गया, यहाँ तक कि उथल-पुथल को भी अपनाया गया। और आखिर में हम इन सबको एक एल्गोरिदम फैमिली ट्री में एक साथ रखकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जितने भी फेडरेटेड लर्निंग एल्गोरिदम हैं, उनकी शुरुआत एक ही बिल्कुल बेसिक गणित की समस्या से होती है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। तो फेडरेटेड लर्निंग का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक बैलेंस पर टिका है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। एक तरफ हमें फ़ोन के अंदर के डेटा को पूरी तरह से प्राइवेट रखना है, उसे लॉक करके, और दूसरी तरफ हमें उन सभी डिवाइसों की मिलीजुली समझ का इस्तेमाल करके एक ताकतवर स्मार्ट मॉडल बनाना है। यही वो मुश्किल संतुलन है जिससे हर एल्गोरिदम साधने की कोशिश करता है। अगर हम इसे मैथ्स की भाषा में कहें तो इस लक्ष्य को ग्लोबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। इसे एक स्कोर कार्ड की तरह समझ लीजिए। एल्गोरिदम का काम एक ऐसा एआई मॉडल खोजना है जो इस स्कोर कार्ड पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाए, और ये स्कोर कार्ड दो चीजें नापता है। एक कि मॉडल हर एक डिवाइस पर कितना अच्छा काम कर रहा है, और दूसरा कि सारे डिवाइस एक आम राय पर कितना सहमत हैं। यही वो ध्रुव तारा है जिसकी तरफ सारे एल्गोरिदम बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश शुरू कैसे की? खैर, उन्होंने शुरुआत की एक बिल्कुल परफेक्ट दुनिया को मानकर, जहां सब कुछ एकदम तालमेल में हो। इस तरीके को कहते हैं फेडरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट या फेडजीडी। यहां ग्रेडियंट का मतलब बस सीखने की दिशा में एक छोटा सा कदम है। तो आइडिया ये था कि हर कोई एक ही समय पर एक साथ सीखेगा और अपने मॉडल को एक साथ अपडेट करेगा। ये बिल्कुल एक कोरियोग्राफ किए गए डांस की तरह है, जहां हर कोई एक ही समय पर एक ही कदम उठाता है, सब कुछ परफेक्ट तालमेल में। और बस यहीं आकर ये खूबसूरत थ्योरी असल दुनिया की मुश्किलों से टकरा जाती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, फेडजीडी को सख्त सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है, जो अक्सर अव्यावहारिक होता है। सोचिए जरा, दुनिया भर के लाखों फोनों से एक ही सेकंड में जवाब देने के लिए कहना, ये तो नामुमकिन है। कनेक्शन टूटते हैं, डिवाइस बिजी होते हैं। ये तरीका बहुत धीमा और बहुत महंगा था, जिसने अगले बड़े आइडिया के लिए रास्ता तैयार किया। अगला कदम था फेडएसजीडी। इसे ऐसे समझिए, पूरी किताब पढ़कर एक पैराग्राफ लिखने के बजाय बस एक रैंडम पेज पढ़ा और फिर लिखा। हर बार पूरे डेटा को एनालाइज करने की जगह हर डिवाइस अब सीखने के लिए बस एक छोटे से हिस्से यानी मिनी बैच का इस्तेमाल करता है। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने हर डिवाइस पर काम का बोझ बहुत कम कर दिया और पूरी प्रक्रिया को काफी तेज बना दिया। अब आता है वो मोड़ जहां फेडरेटेड लर्निंग असल में एक थ्योरी से निकलकर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन गया। ये वो बड़ी कामयाबी थी जिसका सबको इंतजार था। फेडएव के पीछे का जो आइडिया था वो बहुत ही सिंपल, लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी था। हर डिवाइस के अपने अपने मॉडल पर काम करने के बजाय अब वे सब मिलकर एक ही सेंट्रल ग्लोबल मॉडल को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। मतलब अब वे सब मिलकर एक ही डांस पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, और ये है फेडएव लूप की खूबसूरती। इसका तरीका बहुत सीधा है। सर्वर एक मॉडल भेजता है, डिवाइस अपने अपने डेटा पर सीखते हैं, वो अपनी सीखी हुई बात वापस भेजते हैं, और सर्वर हर किसी के योगदान का औसत निकाल लेता है। ये जो लोकल ट्रेनिंग ग्लोबल एवरेजिंग का चक्र है, यही इसे इतना असरदार और कारगर बनाता है। तो फेडएव एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर यह परफेक्ट नहीं थी। अगला कदम था इस सफल मॉडल को असल दुनिया के डिवाइसों की मुश्किलों और गड़बड़ियों को संभालने के लिए तैयार करना।
यहाँ मुश्किल ये थी, असल दुनिया में हर डिवाइस एक जैसा नहीं होता। कोई फ़ोन नया है, तेज़ है, तो कोई पुराना और धीमा। किसी के पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो किसी के पास बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज। डेटा का ये जो असंतुलन है, ये स्टैंडर्ड फेडएव के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। इसका समाधान निकला फेडप्रॉक्स। ये फेडएव में एक छोटा सा लेकिन बहुत चालाकी भरा नियम जोड़ता है। तो ये जो फेडप्रॉक्स है, ये लोकल मॉडल से कहता है, ठीक है, तुम अपने डेटा से सीखो, लेकिन अगर तुम सेंट्रल मॉडल से बहुत ज़्यादा अलग होने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक छोटी सी पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी बस एक गणितीय तरीका है ये पक्का करने का कि कोई भी डिवाइस बहुत ज़्यादा अलग थलग ना पड़ जाए और पूरी टीम एक साथ बनी रहे। ये जो एनालॉजी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये फ़र्क को एकदम साफ कर देती है। फेडएव हर किसी को अपनी मर्जी से योगदान करने की आज़ादी देता है, वहीं फेडप्रॉक्स हर किसी पर एक लगाम रखता है, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी ग्रुप से बहुत दूर न भटके। ये कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी स्थिरता लाता है। और ये हमें पहुंचाता है इसके विकास के आखिरी पड़ाव पर, सिंक्रोनाइजेशन को पूरी तरह से छोड़ देना। ये इस बारे में है कि कैसे एक अप्रत्याशित उथल-पुथल से भरे ग्लोबल नेटवर्क के लिए सिस्टम बनाए जाएं। जरा एक असली ग्लोबल नेटवर्क की हकीकत के बारे में सोचिए। फोन ऑफलाइन हो जाते हैं, वाईफाई कनेक्शन टूट जाते हैं और कुछ डिवाइसों को कैलकुलेशन करने में दूसरों से ज्यादा समय लगता है। ऐसे में हर किसी का इंतजार करना प्रैक्टिकल नहीं है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस उथल-पुथल को अपना सके। और यहीं पर एसिंक्रोनस एल्गोरिदम काम आते हैं। वे डिवाइसों को जब भी वो तैयार हों, अपने अपडेट भेजने की इजाज़त देते हैं। इससे सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत और प्रैक्टिकल हो जाता है, भले ही इसके पीछे का गणित थोड़ा और पेचीदा हो जाए। ये उथल-पुथल को स्वीकार करना है, उससे लड़ना नहीं। तो हमने एक परफेक्ट आइडिया से लेकर एक मुश्किल असल दुनिया तक का सफ़र तय किया है। चलिए अब इन सभी एल्गोरिथम को एक साथ रखकर देखते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये टेबल हमारी पूरी बातचीत का एक बढ़िया निचोड़ है। देखिए, हमने फेड जीडी बार एसजीडी से शुरुआत की, जो थ्योरी के लिए अच्छा था। फिर हम फेड एवेक पर आए, जो असल दुनिया में आम सहमति बनाने के लिए एक दमदार तरीका है। इसके बाद हमने फेडप्रॉक्स को देखा, जो अलग अलग तरह के डिवाइस और डेटा को संभालने के लिए बनाया गया है। और आखिर में एसिंक्रोनस तरीके, जो असल दुनिया के अप्रत्याशित नेटवर्क के लिए सबसे अच्छे हैं। साफ देखा जा सकता है कि हम कैसे एक आदर्श स्थिति से असलियत की ओर बढ़े हैं। और ये लाइन इस कहानी का निचोड़ बहुत खूबसूरती से बताती है। इसे एक पेड़ की तरह सोचकर देखिए। तना वो एक सेंट्रल मार्क्स का लक्ष्य है जिससे हमने शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स असल दुनिया की रुकावटों से टकराए, समाधानों की अलग अलग शाखाएं निकलती गईं। हर शाखा परफेक्शन और प्रैक्टिकलिटी के बीच एक अलग बैलेंस को दिखाती है, जिससे समाधानों का एक पूरा परिवार बन गया। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्राइवेसी सबसे जरूरी है, हमें लगातार ये सवाल पूछना होगा। सबसे अच्छा एल्गोरिदम हमेशा वो नहीं होता जो गणित के हिसाब से सबसे खूबसूरत हो, बल्कि वो होता है जो असल दुनिया की उथल-पुथल में सबसे अच्छा काम करे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।